एक बार ना गंभीर व्हाट्सएप में रिंकू सिंह, मयंक यादव इन दोनों के साथ क्या बातें करते हैं, अगर उनके चैट लीक हो जाए तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा क्यों ये दोनों स्क्वाड में जगह बना लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो कहता हूं अगर कोई रिंकू सिंह का फैन है, मयंक यादव का फैन है, इस वीडियो को एंड तक मत देखे, ठीक है। मैं इधर इंडिविजुअल वर्शिपिंग ना कभी किया हूं और ना मैं आगे करने वाला हूं, मुझे करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। कहीं भी लॉजिक नहीं बनता कि इन दोनों का इंडियन टीम में कैसे कमबैक हो गया, ठीक है। मतलब अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज के लिए आपको इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि स्क्वाड में क्या क्या हो रहा है, फिर आप सोचो आज इंडियन क्रिकेट कहां पे बिलोंग करता है और क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चल रहा है अंदर ही अंदर, है ना। एक तो रात में फीफा ने दिमाग की चादर मोड़ दिया है, ऊपर से बीसीसीआई ने एड ऑन किया है कि नहीं, इस पे बात करना ही पड़ेगा। मैं आता हूं, रजत पाटीदार, कृणाल पांड्या, राशिक सलामदार, कार्तिक त्यागी, इन पे बात करना बनता है, मैं उन पे आता हूं। क्योंकि अगर चलो आयरलैंड सीरीज पे नहीं है, इंग्लैंड सीरीज पे नहीं थे और एशियन गेम्स पे नहीं है, हमने समझ लिया, मैंने भी एक्सप्लेन किया क्यों नहीं है, क्या नहीं, ठीक है। अभी अभी T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे, किसको मौका नहीं चाहिए, किनको मौका मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, हमने बात की है। लेकिन अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी आप इनको मौका नहीं दोगे, जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स को आपने रेस्ट दिया, तो फिर कहां पे दोगे आप। लेकिन मैं स्टार्ट संजू से करता हूं, ठीक है। ये तो मानना पड़ेगा संजू अपने 10-11 साल के इंटरनेशनल करियर पे कभी भी कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन इस फॉर्मेट पे T20 फॉर्मेट में 2024 से 2025 की एंड तक वो ऑलमोस्ट 40 के ऊपर के एवरेज 183 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा था, 3 सेंचुरी मारा था उसने। फिर आपको शुभमन गिल को डालने के लिए आपने उसको ड्रॉप कर दिया था। फिर वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2026 का, जब सूर्या से पूछा गया था कि कब मौका दोगे संजू को, उसका रिएक्शन आपको सबको पता ही है। उसके बाद आज सूर्या कुमार यादव ऑलमोस्ट रिटायरमेंट पे कगर पे खड़ा है। क्यों अभी तक रिटायरमेंट स्पीच नहीं आया, वो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जैसा भी है, जो भी है, संजू प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है आपके लिए। 3 मैच पे ऐसा परफॉर्मेंस मुझे आप उठा के दिखा दो वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस पे, जो बंदा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में रहा है और वो टीम जीता भी है विनिंग कॉज में, दिखा दो ना आप मुझे। और मैंने कहा है बार बार कि चलो वैभव सूर्यवंशी का जगह बनता है, उसको मौका देना बनता है, लेकिन किसके जगह? तिलक वर्मा के जगह। और मैंने बार बार कहा है तिलक वर्मा वाइस कैप्टन क्यों है, सबको पता है, सबको पता है। इस स्क्वाड में, जिम्बाब्वे के स्क्वाड में 2 लेफ्टी बैट्समैन और एक पेसर कैसे जगह बना लिया किसी को नहीं पता। लेकिन उन तीनों के साथ गौतम गंभीर का क्या पर्सनल रिलेशनशिप है सबको पता है, सबको, किसी को कुछ डाउट ही नहीं है ना। और अगर संजू स्क्वाड में नहीं होता ना, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। और मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानता, चलो रेस्ट दे दिया, जिम्बाब्वे टूर में तो हर कोई रेस्ट होता है, उसमें क्या है। लेकिन फिर बहुत सारे प्लेयर्स को रेस्ट क्यों नहीं दिया गया? अगर आप ऐसा सोच के देखोगे संजू को रेस्ट दिया गया, तो और किस किस प्लेयर को रेस्ट देना चाहिए था और किस किस को नहीं देना चाहिए था। जैसे कि श्रेयस अय्यर, उनको रेस्ट देना बिल्कुल नहीं बनता, अभी अभी कैप्टन बना है, अभी अभी टीम में आया T20 टीम में। ईशान किशन अभी अभी इस साल टीम में जगह बनाया, तो ठीक है। अपने शिवम दुबे को आप रेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि ऋतिश कुमार रेड्डी भी नहीं है, अभी हार्दिक पांड्या भी नहीं है, तो शिवम दुबे को खेलना बनता है। वरुण चक्रवर्ती एक ही फॉर्मेट खेलता है, इंजरी से बाहर आया, एक ही मैच खेला अभी, तो उसको फिटनेस के लिए आप जिम्बाब्वे सीरीज पे रख रहे हो, सब कुछ सही है। आपने आर्शदीप को रेस्ट दिया, चलता है, आजकल 2-2 फॉर्मेट खेल रहा है। हर्षित राणा ठीक है, अभी ओडीआई में भी खेलेगा, उसको रेस्ट दिया आपने, मैं मान लेता हूं, वो तो परमानेंट ही मान लो 27 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को आपने रेस्ट क्यों नहीं दिया, मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि अभिषेक वर्ल्ड कप खेला है, पिछले 2 साल से T20 खेल रहा है, आप रेस्ट दे दो ना। प्रभसिमरन सिंह है ना, वो ओपनिंग कर लेगा वैभव सूर्यवंशी के साथ, एक लेफ्टी राइटी भी हो जाएगा, एक लेफ्टी राइटी भी हो जाएगा ना। अभिषेक शर्मा को रेस्ट क्यों नहीं दिया आपने, अगर संजू को रेस्ट दिया? और तिलक वर्मा को आपने रेस्ट क्यों नहीं दिया? वो तो और भी थक गया ना, तब से खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेला है, फिर IPL खेला है, उसके बाद श्रीलंका के धूप में अंपायर के साथ झगड़ा करके दिमाग खराब हो गया, उसको थोड़ा रेस्ट दो ना यार। मेरा प्रॉब्लम यह है पर्टिकुलरली बैटिंग लाइनअप पे, जो भी बैट्समैन सिर्फ रेगुलर बैट्समैन है, ऑलराउंडर नहीं है, उसमें से सिर्फ एक ही बैट्समैन को आपने रेस्ट दिया, वो है संजू सैमसन। वाई नॉट तिलक वर्मा, वाई नॉट अभिषेक शर्मा? अगर इन दोनों को भी रेस्ट देते आप संजू के साथ, तो मैं शायद आज के वीडियो में संजू के बारे में बात करता भी नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं ये रेस्ट ये ड्रॉप नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं सच में, अगर ये ड्रॉप होगा ना, आई स्वेयर गाली फिर अगले बार आके दूंगा। इतना खराब डिसीजन इससे खराब हो ही नहीं सकता था, इससे खराब पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता था। अगर आप एक बार इंडिया का प्लेइंग 11 देखोगे, जो अभी इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, जो 2 मैच खेला है, एक बार आप सोच कर देखो कि क्या चाहिए हमें इस टीम में। आपके पास ओपनिंग कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, फिर 1 नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर मान लेते हैं, एक राइटी बैट्समैन, उसके बाद ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, सबके सब लेफ्टी, 6 बैट्समैन लेफ्टी। तो साफ साफ पता लगता है कि हमें एक राइट हैंडेड बैट्समैन मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर पे चाहिए। तो अगर आपको एक राइटी बैट्समैन चाहिए,
तो आप जिम्बाब्वे सीरीज में ऐसे देख सकते थे कि चलो एक राइटी बैट्समैन को प्रोड्यूस करता हूं जो मिडिल ऑर्डर पे अच्छा करता है, और फिर देखते हैं क्या उसका सीनियर टीम में जगह बनता है कि नहीं। तो फिर रजत पाटीदार क्यों नहीं, आपने क्या किया, और एक लेफ्टी बैट्समैन को स्क्वाड में ऐड किया, वो है रिंकू सिंह। आप एक बार सोच के देखो, रजत पाटीदार करे तो और क्या करे, करे तो और क्या करे। पहली बार कैप्टन बना, बैक टू बैक 2 आईपीएल ट्रॉफी जीता के दिया है, डोमेस्टिक पे मध्य प्रदेश के लिए भी अच्छा खासा कर रहा है, बैट से परफॉर्मेंस है, बैट से परफॉर्मेंस है उसका। आईपीएल में बड़े बड़े बैट्समैन जो स्क्वाड में है उनका भी परफॉर्मेंस रजत पाटीदार से मैच नहीं करता। चलो मैंने मान लिया आयरलैंड की सीरीज पे, इंग्लैंड की सीरीज पे अभी के लिए उसको जगह नहीं बनता है क्योंकि सब वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, सबने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर जिम्बाब्वे सीरीज पे अगर रजत पाटीदार को नहीं लोगे तो कब लोगे? इसके पीछे तो मुझे एक ही सोच नजर आ रहा है कि इनको डर है अगर रजत पाटीदार को स्क्वाड में डालेंगे और उसने अगर सेंचुरी 1-2 मार दिया, अगर अच्छा खेल दिया, तो फिर मेन स्क्वाड से आप किसको ड्रॉप करके रजत पाटीदार को अगले सीरीज पे लोगे? प्रॉब्लम है इनको डर लग रहा है कि रजत पाटीदार जिम्बाब्वे जैसे मिनोस के अगेंस्ट मार के अपना जगह ना बना ले, फिर लोग और ना चिल्लाने लग जाए कह रहे रजत को सीनियर टीम में डालो। समझ रहे हो आप? ये जो वाइस कैप्टन बनाने का प्लान था तिलक वर्मा को, वो सक्सेसफुली काम कर रहा है अगर आप देखोगे, क्योंकि ना प्लेइंग 11 से संजू ड्रॉप होता अगर तिलक वर्मा वाइस कैप्टन नहीं होता तो, है ना। ईशान किशन आता तो 4 या 5 पे, तिलक वर्मा को ड्रॉप होना चाहिए था। इन्होंने देखा कि जो भी रेगुलर बैट्समैन है उनमें से सबसे खराब बैट्समैन कौन है हमारा आज के दिन, वो है तिलक वर्मा। चलो इसको वाइस कैप्टन बना दो, कुछ भी हो जाए इसको कोई छू ना पाए, इसको कोई बाहर ना कर पाए। अगर रजत पाटीदार अच्छा कर लेगा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसको मौका मिलता तो किसको बाहर करते? बाहर तो एक ही को करना पड़ता, तो तिलक वर्मा, लेकिन उसको वाइस कैप्टन बना दिया और रजत पाटीदार को मौका भी नहीं दिया, रजत पाटीदार को मौका भी नहीं दिया। मेरा सवाल यह है कि रिंकू सिंह इस स्क्वाड में कैसे जगह बना लिया? इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम। क्वेश्चन फिर से गलत मत समझना, क्वेश्चन ये नहीं है कि रिंकू कितना अच्छा है, रिंकू कितना खराब है। क्वेश्चन ये है कि जो डिजर्विंग है, जो ज्यादा डिजर्विंग है, उनको मौका मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको याद होगा वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से पहले भी रिंकू इंडिया के स्क्वाड से ड्रॉप हो चुका था। फिर जब ध्रुव जुरल बोल रहा हूं, जितेश शर्मा को बाहर करके रिंकू अचानक स्क्वाड में आ गया बिना परफॉर्मेंस का, फिर वर्ल्ड कप खत्म हुआ, रिंकू फिर से स्क्वाड से बाहर, अभी फिर से रिंकू आ गया स्क्वाड में। आप ये पैटर्न समझो एक बार, जहां पे मुझे परफॉर्मेंस कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एक बार मैं रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस देखता हूं, ठीक है, एक बार परफॉर्मेंस देखता हूं कि उसने क्या किया ऐसा। पिछले 11 इनिंग्स में इंडिया के लिए T20 में 11 इनिंग्स में 158 बनाया है, 120 बॉल फेस करके, 26 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट। रिंकू नंबर 5, 6, 7 पे बैटिंग करता है, मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर का रोल निभाता है। 26 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट है 11 इनिंग्स में इंटरनेशनल T20 में, लास्ट के 11 इनिंग्स में। इसका मतलब क्या है? शायद आईपीएल में इस साल बहुत तोड़फोड़ कर दिया होगा इस पोजीशन में, इसलिए वापस बुलाया गया। तो आईपीएल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आईपीएल 2026 में 295 रन, 59 के एवरेज। एक फिनिशर अगर 18 ओवर पे आता है बैटिंग करने, मान लेते हैं 18 ओवर पे आता है, 2 ओवर में अगर वो 8 बॉल खेलते हैं, अगर वो आउट नहीं होता, एवरेज बढ़ जाता है। स्ट्राइक रेट क्या है? 148। मैं आपको बहुत अच्छे से इस स्टैट्स को एक्सप्लेन करता हूं और एक बार। रिंकू सिंह आईपीएल 2026 में 259 रन, 59 का एवरेज, 146-48 का स्ट्राइक रेट। कहां पे बैटिंग किया, पोजीशन देख लो इस आईपीएल में। 6 नंबर पे बैटिंग किया, 6 नंबर पे उसने बनाया 0, 9, 83, 53, ठीक है, 4 इनिंग्स खेला है 6 नंबर पे। 5 पोजीशन 5 पे उसने 6 इनिंग्स खेला है, 49, 6, 4, 35, 33, और 7 पोजीशन में 1 इनिंग्स खेला है। ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो नंबर 5 या 6 पे जो खेलते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर एज ए फिनिशर, उनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई होना चाहिए, है कि नहीं? 148 का स्ट्राइक रेट है। अगर मैं रिंकू की इस स्टैट्स को कंपेयर करूं बाकी कोई और बैट्समैन के साथ जो इस आईपीएल में नंबर 5 या 6 पे खेल रहे हैं, मैं तो चाहता ही नहीं हूं मैं ओवरसीज प्लेयर के साथ कंपेयर करूं जो फिनिशर का रोल निभा रहा था आईपीएल में। फिर तो शर्म के मारे मुझे डूब के मर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आता हूं ओवरसीज में, मैं इंडियन बैट्समैन जिन्होंने फिनिशर का रोल निभाया है, लोअर मिडिल ऑर्डर का रोल निभाया इस आईपीएल में, उनके स्ट्राइक रेट के बारे में बात करता हूं एक बार। नीतीश कुमार रेड्डी 171 का स्ट्राइक रेट, शशांक सिंह 188 का स्ट्राइक रेट, आशुतोष शर्मा 182 का स्ट्राइक रेट। जगह कौन बनाता है? रिंकू सिंह 148 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसका पिछले 11 इनिंग्स इंटरनेशनल T20 में 26 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट है। आईपीएल में जहां पे फ्लैट पिचेस, जहां पे साई सुदर्शन जैसा टेस्ट बैट्समैन, इस साल आईपीएल में ऐसे फ्लैट पिचेस मिला है जहां पे साई सुदर्शन 158 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया एज एन ओपनर बैट्समैन, उधर रिंकू सिंह द फिनिशर 148 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है।
उसी पोजीशन में 3 इंडियन बैट्समैन और भी है जिसका स्ट्राइक रेट रिंकू से बहुत ज्यादा बेटर है, फिर भी मैंने 3 ही नाम लिया है। नीतीश कुमार रेड्डी 171 का स्ट्राइक रेट, शशांक सिंह 188 का स्ट्राइक रेट, आशुतोष शर्मा 182 का स्ट्राइक रेट। मैं ओवरसीज प्लेयर के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं। टीम डेविड 188 का स्ट्राइक रेट, डोनोवन फेरेरा 179 का स्ट्राइक रेट, मार्कस स्टोइनिस 180 का स्ट्राइक रेट। ऐसे और 10 बैट्समैन मिल जाएगा ओवरसीज में अगर काउंट करूंगा जो नंबर 5 या 6 पे आके रिंकू से बेटर परफॉर्मेंस करके गया है। 148 के स्ट्राइक रेट से एक फिनिशर ने टीम में जगह बना लिया, जबकि उससे बेटर बैट्समैन भी थे। जबकि आपको चाहिए एक राइटी बैट्समैन। अगर आप इंग्लैंड का सीरीज देखोगे, आयरलैंड का सीरीज देखोगे, आपको एक राइटी बैट्समैन मिडिल लोअर मिडिल ऑर्डर पे चाहिए था। आप रजत पाटीदार को आराम से जगह दे सकते थे स्क्वाड में, आराम से। आपने नहीं दिया। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा, जिनको हम 2026 में एक T20 बैट्समैन कंसिडर करते भी नहीं है, चलो टॉस पिचेस यहां पे बॉल ग्रिप हो रहा है, रविंद्र जडेजा एक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, उसका भी एवरेज 66 का था, स्ट्राइक रेट 135 का था। इनफैक्ट कुणाल पांड्या जो नंबर 8 पे आता है बैटिंग करने को, उसका भी स्ट्राइक रेट 146 था, उसका भी स्ट्राइक रेट 146 था। जगह कौन बनाता है? रिंकू सिंह। किस बेसिस पे? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। कोई भी क्रिकेटिंग लॉजिक से मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कहां से जगह बना ले रिंकू सिंह स्क्वाड में। टू बी फेयर एनफ, फिर ड्रॉप ही नहीं करते ना वर्ल्ड कप के बाद, सीधा ले लेते आयरलैंड सीरीज पे, इंग्लैंड सीरीज पे। ये सब ड्रामा मत करो ना हमारे सामने, मत करो। नंबर 5 या 6 पे जो बैट्समैन ने इस आईपीएल में बैटिंग किया, ऐसा 20 बैट्समैन मिल जाएगा जिसका स्ट्राइक रेट रिंकू सिंह से बेटर। ऑल गुड। इंडिया के लिए पिछले 11 इनिंग्स पे 131 का स्ट्राइक रेट, 26 का एवरेज। दूसरा जिसको गंभीर दिल्ली से सर्च करके एलएसजी पे लेकर आए थे, मयंक यादव, है ना, फर्स्ट ट्रैक किया गया, इंडिया के लिए कुछ मैच खेला, उनके बारे में बात करते हैं क्योंकि इन्होंने भी स्क्वाड में जगह बना लिया। कैसे बना लिया? जो मैं कह रहा हूं, एक बार लीक हो जाना चाहिए कि गौतम गंभीर, मयंक यादव और रिंकू सिंह के साथ व्हाट्सएप में क्या बातें करते हैं, टेक्स्ट लीक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ गंभीर कोटा से आया है। ये तो सिलेक्शन अजीत अगरकर का या फिर किसी और का नहीं हो सकता, आरपी सिंह का हो ही नहीं सकता, ये चांसेस है ही नहीं, परफॉर्मेंस ही नहीं है। किस बेसिस पे? मयंक यादव लास्ट इंडिया के लिए T20 खेला 2024 में अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ, उधर वो इंजर्ड हो गया। उसके बाद उसने 6 मैच खेला T20 में, 6 मैच, कहीं भी डोमेस्टिक नहीं खेला, रणजी वंजी विजय हजारे कुछ भी, दिलीप विलीप कुछ नहीं खेला, 6 मैच खेला है ना। मैं वार्म अप जो मैच खेला है वर्ल्ड कप से पहले उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। 6 आईपीएल मैच खेला है और आगे पीछे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैच खेला भी नहीं। उधर 6 मैच पे 24 ओवर डाला है उसने, 24 ओवर पे 144 बॉल होते हैं। एक बार गैस करो, वाइल्ड गैस, कि 144 बॉल्स पे उसने कितना रन कंसीड किया। एक बार मैं रिपीट करता हूं, मयंक यादव जब इंडिया के लिए लास्ट खेला था अगस्त 2024 बांग्लादेश के अगेंस्ट, उधर वो इंजर्ड हो गया। उसके बाद उसने व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे और 6 मैच खेला है। आप 6 मैच पे 144 बॉल डाला है उसने, कितना रन कंसीडर किया गैस करो? 282 रन्स, 282, 11.75 का इकोनॉमी, 11.75 का इकोनॉमी, 24 ओवर डाल के 144 बॉल्स डाल के सिर्फ 2 विकेट लिया है, 141 का एवरेज। एक बॉलर का 141 का एवरेज समझ में आता है आपको, कि एक विकेट लेने के लिए वो 141 रन कंसीडर करता है, और स्ट्राइक रेट है 72 का। एक विकेट लेने के लिए उसको 12 ओवर डालना पड़ता है, फिर जाके एक विकेट लेता है। वो प्लेयर आज इंडिया की टीम में जगह बना लिया, कैसे? किसी को नहीं पता। क्या इस वन सेकेंड क्वेश्चन फिर से वो नहीं है कि मयंक यादव खराब बॉलर है कि अच्छा बॉलर है। क्वेश्चन ये है कि क्या इससे डिजर्विंग बॉलर हमारे पास नहीं है या नहीं था जो लगातार परफॉर्म कर रहा है। आप बहुत कोई कहेंगे कि यश ठाकुर कैसे जगह बना लिया। ये तो डोमेस्टिक फॉलो नहीं करते, ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि यश ठाकुर कहां जगह बना लिया, अशोक शर्मा कहां से जगह बना लिया। यश ठाकुर लास्ट ईयर विजय हजारे में 9 इनिंग्स पे 19 विकेट, स्मैट पे 7 इनिंग्स पे 18 विकेट, इसको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिवार्ड दिया गया। अशोक शर्मा विजय हजारे में 7 इनिंग्स पे 13 विकेट, विजय हजारे में 10 इनिंग्स पे 22 विकेट, 150 के स्पीड से डाल सकता है। तो इन दोनों का तो कुछ तो क्रिकेटिंग लॉजिक है कि इन दोनों ने जगह कैसे बनाया। मयंक यादव कैसे जगह बना लिया, आप मुझे बताओ ना। बुरा मुझे तब लगा कि चलो आपको एक 150 प्लस बॉलर आपको चाहिए, इंडिया को चाहिए होता, जैसे गुरनूरबर्ग को फर्स्ट ट्रैक किया। मैंने गुरनूरबर्ग का स्टोरी आपको बताया था कि बेहतरीन स्टोरी है और इंस्पायरिंग स्टोरी है, अच्छा कर रहा था, अब मौका दिया, समझ में आता है, समझ में आता है, ठीक है। कार्तिक त्यागी ने क्या खराब किया, वो भी तो 150 आराम से फेंक रहा था ना, 148 149 पूरे आईपीएल में फेंका है वो, उसको अपने मौका क्यों नहीं दिया। 18 विकेट लिया है, 18 विकेट। और एक बार देखो कार्तिक त्यागी ने कैसे विकेट लिया है। केकेआर के हर रेगुलर पेसर इंजर्ड था,
हर रेगुलर पेसर, उधर कार्तिक त्यागी अपने करियर में कमबैक कर रहा है, इंजरी से वापस आया, मेजर इंजरी के साथ। उधर सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी कार्तिक त्यागी लेता है और केकेआर का बेस्ट पेसर बन के निकलते हैं इस साल, जहां पे उसको सपोर्ट करने के लिए और कोई पेसर नहीं था। 18 विकेट्स, शुरू में बेहतरीन बॉलिंग किया है, मिडिल पे अच्छा किया है, डेथ पे भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। जहां पे मयंक यादव कैसे कंडीशन में बॉलिंग किया है, उसके सराउंडिंग में कौन कौन बॉलर था, मोहम्मद शामी जो काफी अच्छा बॉलिंग किया है, मोहसिन खान बेहतरीन, प्रिंस यादव आउटस्टैंडिंग। ऐसे बॉलर के सराउंडिंग में रह के मयंक यादव आके हर ओवर पे मार खा रहा था, लेकिन आपने मयंक यादव को मौका दे दिया इंडियन टीम में। आज अगर मैं होता, मैं अर्जुन तेंदुलकर को मौका दे देता, उससे बेटर है मयंक यादव से। आज के दिन ज्यादा डिजर्विंग अर्जुन तेंदुलकर है मयंक यादव से। राशिक सलामदार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, जब दिल्ली के लिए खेल रहा था आईपीएल में, तब डेथ पे बेहतरीन बॉलिंग की इस साल। मतलब लगा ही नहीं है कि कब आया कब अच्छा करके गया है, क्योंकि हेजलवुड है, कैंड से भुवनेश्वर कुमार आता है तो लगता ही नहीं है कि चलो छोटा है बच्चा अपना काम करके निकल जाता है, इतना आंखों में आया नहीं नजर। क्या बेहतरीन बॉलिंग करके गया है, आपने कंसिडर भी नहीं किया। आपने मयंक यादव को कंसिडर कर लिया, जिसने पिछले 6 मैच खेला है 2 साल में, उसमें 12 के इकनों में से मार खाया है, 2 विकेट लिया है 6 मैच पे 24 ओवर डाल के। अनबिलीवेबल। तो रिंकू सिंह और मयंक यादव, ना मुझे उनसे कुछ प्रॉब्लम है ना कभी था, है ना, अच्छा करे, मौका मिला तो अच्छा करे, लेकिन कैसे जगह बना लिया यार। और क्या इनसे, अगर देखो जब सूर्यन शेड्गे इंडियन टीम में आया, मैंने पहले भी बोला था कि कैसे इंडियन ए में सिलेक्शन होगा और कैसे इसको फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। आपको पता है कि वैकेंसी है और आप उसको ग्रूम कर सकते हो, है ना। और इस पोजीशन में ऐसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कौन कौन है नहीं कोई, तो ठीक है सूर्यन शेड्गे ने फर्स्ट ट्रैक कर लिया। गुरनूर बराड़ जो है टेम्पलेट है, जो भी है स्किल सेट है, आपको पता लगा कि है ही इज वन ऑफ ए काइंड, आपको तो फर्स्ट ट्रैक करना है। लेकिन जिस पोजीशन में रिंकू बैटिंग कर रहा है ना, जितना कर रहा है, जिस आईपीएल में कृणाल पांड्या नंबर 8 का बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 145 है, जिस आईपीएल में साई सुदर्शन जैसे बैट्समैन 158 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहे हैं, उधर एक फिनिशर 148 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके इंडियन टीम में जगह बना रहे हैं। एक बॉलर बिना विकेट लिए इस आईपीएल में इंडियन टीम में जगह बना रहे हैं। दिस इज क्वेश्चनेबल यार, दिस इज क्वेश्चन। और ऐसा भी नहीं है रेगुलर प्लेयर्स है इंडियन टीम के, अगर ये बुमराह होता तो सही है, ये रेगुलर प्लेयर्स भी नहीं है ना। और एक प्रॉब्लम मुझे है कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इसका जगह बनाया इस स्क्वाड में, वो है हर्ष दुबे, और हर्ष दुबे के लिए मैं बहुत खुश हूं, ही डिजर्व्ड इट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है ना, मैंने पिछले कुछ टाइम से बार बार ये चीज रिपीट किया, अगर आप देखोगे व्हाइट बॉल फॉर्मेट में हम एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को शफल कर रहे हैं, है ना, रोटेट कर रहे हैं हर सीरीज पे, कभी जाडेजा खेल रहे हैं, कभी अक्षर खेल रहे हैं, कभी हर्ष दुबे खेल रहे हैं, और ये रोटेट होता जा रहा है, ठीक है। और आपने रिसेंट टाइम में देखा कि अक्षर पटेल का बैटिंग फॉर्म कितना डीप हुआ है। जाडेजा ना ओडीआई में विकेट ले रहा है, ना उस हिसाब से बैटिंग कर रहा है जिस हिसाब से उसको करना चाहिए। क्या जिम्बाब्वे टूर में आपको कृणाल पांड्या को नहीं लेना चाहिए था? क्या जिम्बाब्वे टूर में आपको कृणाल पांड्या को नहीं लेना चाहिए? और उसको अगेन कृणाल पांड्या को और क्या करना पड़ेगा इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए? आप मुझे बोलो ना, और क्या करना पड़ेगा? बॉलिंग से, बैट से, फील्डिंग से, हर जगह से वो अच्छा कर रहा है। अगर जिम्बाब्वे टूर पे आप लेते, वो अच्छा करता, एटलीस्ट आपके बैक ऑफ द माइंड पे तो ऐसा होता कि चलो अक्षर का और कुछ सीरीज खराब गया, अक्षर का ओडीआई में और कुछ सीरीज खराब गया, तो हम कृणाल पांड्या को ओडीआई फॉर्मेट के लिए भी कंसिडर कर सकते। लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे हो। आपके अंदर यही डर है कि संजू अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बना लेगा तो फिर तो किसको बाहर करेंगे? तिलक तो वाइस कैप्टन है, अभिषेक को ना बाहर करना पड़े, वैभव को तो अभी के लिए बाहर कर नहीं सकते। आप रजत पाटीदार को मौका देंगे तो किसको बाहर करेंगे? कृणाल को मौका देंगे तो किसको बाहर करेंगे? ऐसा नहीं चलता ना। अगर संजू को आपने रेस्ट दिया तो तिलक वर्मा को रेस्ट दो ना यार। वो थोड़ी थोड़ी नया है, हर हिसाब से तिलक वर्मा को रेस्ट बनता है, हर हिसाब से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। संजू भी तो वन फॉर्मेट प्लेयर है ना, तो फिर उसको भी रेस्ट मत दो, उसको भी रेस्ट मत दो ना यार। या फिर हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दो कि रिंकू सिंह का जगह कैसे बन गया, मयंक यादव को जगह कैसे बनाया, संजू के साथ आपने किया क्या है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन तो हम भी डिजर्व करते हैं ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बहुत चीजें इतना खराब है, इतना खराब ये लोग करते जानबूझ के। आई रियली डोंट नो कि इसके आगे क्या एक्सप्रेशन बनता है, क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर्स हैं इंडिया में। और सोचो एक चीज़ है, मैंने तिलक वर्मा को जब जब सपोर्ट चाहिए था मैंने किया है, ठीक है। और मैंने कहा है कि वर्ल्ड कप के बाद ठीक है, आप वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हो, परफॉर्मेंस था उसको, ठीक है, मिडिल ओवर्स पे स्पिन को खेलना नहीं आता, लेकिन वो पेसर को एंड पे जगह अच्छा खेलता है, ठीक है। और अभी के लिए शायद जगह नहीं बनता। फिर तिलक वर्मा को मैंने पास्ट मैच में देख लिया श्रीलंका में, जहाँ पे वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए स्पिनर्स के अगेंस्ट। अभी आयरलैंड के खिलाफ देख लिया। तो मैं तो होता तो मैं जिम्बाब्वे टूर के लिए उसको रेस्ट देता, मैं बोलता ठीक है तो अगले एशियन गेम तो ऐसे भी है, मैं इस सीरीज पे रजत पाटीदार को लेकर जा रहा हूँ, देखता हूँ वो क्या करता है। एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड में एक प्लेयर को तैयार करके रखना कि कभी कुछ होगा तो मैं रजत पाटीदार को बुला सकता हूँ इस टीम में।
जिम्बाब्वे हो जाए, कोई भी छोटा मोटा सीरीज हो जाए, तो हम ऐसे देखते हैं कि हमारा कुछ भी वैकेंसी हो उसको कैसे फिल कर सकते हैं, हम क्या क्या लैक करते हैं सीनियर स्क्वाड में और हमें क्या चाहिए। हर सीरीज का कुछ तो फाइंड आउट चाहिए ना। ऐसा नहीं हम जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे कि जिम्बाब्वे को कुछ पैसा मिल जाए। ये पर्पस नहीं है ना क्रिकेट खेलने का कि हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक सीरीज खेल लेते हैं, उनको थोड़ा पैसा मिल जाएगा, बस इससे हम खुश हैं। हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे कि नहीं, किस किस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, किसका क्या हो सकता है। इस हिसाब से आप सोच रहे हो क्या? आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो। आप सब कुछ अपने हिसाब से सोच रहे हो। इसके आगे मेरे पास कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है। हर तरफ से अगर आप सोच के देखो, एक राइट हैंडेड बैट्समैन मिडिल पे इंडिया को चाहिए था अभी, और आप देख सकते थे कि रजत पाटीदार क्या करता है इस फॉर्मेट पे जिम्बाब्वे के साथ लेके। लेकिन आपको इधर भी डर है कि एक मीनो के अगेंस्ट मार देगा तो फिर क्या करेंगे हम, कहां भाग के जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।